Install IDU and duct of ductable split AC. हेलो, मेरा नाम प्रीति है। मुझे आशा है कि आज आप इस सेशन के लिए उत्साहित होंगे। इस मॉड्यूल में हम IDU और डक्टेबल स्प्लिट AC की डक्ट इंस्टॉल करना सीखेंगे। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे मोटर कैपेसिटर और वायरिंग उपकरणों की जांच करने में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे PCB बोर्ड का परीक्षण करने में, बोर्ड में शामिल सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जांच करने और अनुशंसित तार की लंबाई और आकार जानने में, डक्टेबल स्प्लिट AC की इंडोर यूनिट और डक्ट स्थापित करने और इसके परफॉर्मेंस की जांच करने में। अब आइए इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक इक्विपमेंट, सामग्री और टूल्स पर एक नजर डालें। आवश्यक टूल्स या उपकरण: स्क्रू ड्राइवर 1 सेट, टेस्टर 1 नग, कटिंग प्लायर 1 नग, नोज प्लायर 1 नग, वायर स्ट्रिपर 1 नग, स्पैनर DE 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm 1 सेट, स्क्रू स्पैनर 1 नग, वायर क्रिम्पल 1 सेट, सोल्डरिंग इंस्ट्रूमेंट्स 1 नग, ड्रिलिंग मशीन 1 नग। आवश्यक इक्विपमेंट: डक्टेबल स्प्लिट सिस्टम 1 नग। आवश्यक सामग्री: तार संबंधित रंगों के साथ 5 मीटर प्रत्येक रंग आवश्यकतानुसार, इंसुलेटिंग टेप 1 रोल, कैपेसिटर आवश्यकतानुसार, PCB बोर्ड 1 नग, टर्मिनल क्लिप 1 नग, 1 मेगा अर्थ टेस्टर 1 नग। टास्क 1: इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मूल्यांकन करना। इंसुलेशन की स्थिति का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर इसका प्रतिरोध है। एक इंसुलेशन को संतोषजनक माना जाता है यदि उसका प्रतिरोध 1 मेगा ओम से अधिक होता है। पावर सप्लाई वायर्स की जांच करते समय इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर की लीड क्लिप का उपयोग करके ग्राउंड वायर को सुरक्षित करना शुरू करें। किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर पर प्रोब रखकर प्रतिरोध को मापना शुरू करें। इसके बाद ग्राउंड वायर और अन्य इलेक्ट्रिकल वायर के बीच प्रतिरोध को मापें। आउटडोर यूनिट्स के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर की लीड क्लिप को यूनिट के धातु वाले हिस्से से जोड़ दें। फिर प्रत्येक टर्मिनल स्क्रू पर एक प्रोब रखकर प्रतिरोध को मापें जहां टर्मिनल प्लेट पर पावर सप्लाई लाइनें जुड़ी हुई हैं। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के इंसुलेशन प्रतिरोध का आकलन करते समय टर्मिनल प्लेट या कैपेसिटर से लीड वायर को डिस्कनेक्ट करके शुरू करें और इसी तरह कनेक्टर को अलग करें। इसके बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापना शुरू करें। यदि प्रोब संकीर्ण छिद्रों के कारण ध्रुवों तक नहीं पहुंच पाते हैं तो पतली पिन वाली प्रोब का विकल्प चुनें। टास्क 2: कैपेसिटर का परीक्षण करना। कैपेसिटर का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले कैपेसिटर टर्मिनलों से लीड वायर्स को हटा दें। फिर दिखाए गए अनुसार कैपेसिटर टर्मिनलों पर एक प्रोब रखें। पॉइंटर के विक्षेपण का निरीक्षण करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि मल्टीमीटर की प्रतिरोध मापने की सीमा उसके अधिकतम मान पर सेट है। एक कैपेसिटर को अच्छा माना जाता है यदि पॉइंटर धीरे धीरे अपनी प्रारंभिक स्थिति में लौटने से पहले महत्वपूर्ण उछाल प्रदर्शित करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विक्षेपण की सीमा और अवधि कैपेसिटर की क्षमता के आधार पर भिन्न होती है। टास्क 3: वायरिंग निर्देश और सावधानियां। नीचे दी गई टेबल में पावर सप्लाई प्रणालियों के लिए अनुशंसित वायर की लंबाई और व्यास सूचीबद्ध हैं। वायरिंग के साथ आगे बढ़ने से पहले हमेशा यूनिट की नेम प्लेट पर दर्शाए गए रेटेड वोल्टेज की जांच करें जैसा कि दिखाया गया है। प्रत्येक यूनिट को एक डेडिकेटेड पावर आउटलेट आवंटित किया जाना चाहिए जो पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट और ओवरकट से सुरक्षा के लिए एक सर्किट ब्रेकर से सुसज्जित हो। इसके अलावा इंसुलेशन फेलियर से उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों को कम करने के लिए यूनिट की उचित ग्राउंडिंग आवश्यक है। वायर्स को जोड़ते समय सुनिश्चित करें कि वे अच्छे से कसे हुए हैं और वायर्स और रेफ्रिजरेंट ट्यूबिंग, कंप्रेसर या फैन मोटर के किसी भी मूविंग पार्ट्स के बीच किसी भी कांटेक्ट को रोकने के लिए सावधानी बरतें। सुरक्षित और कुशल संचालन के लिए ये सावधानियां आवश्यक हैं। वायर के व्यास पर रेगुलेशन राष्ट्रीय और लोकल आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न होते हैं। फील्ड वायरिंग नियमों के लिए कृपया शुरू करने से पहले स्थानीय इलेक्ट्रिकल कोड देखें और इंस्टॉलेशन करते समय नियमों का सावधानीपूर्वक पालन करें।
चेतावनी, जब तक सभी वायरिंग और रेफ्रिजरेंट ट्यूबिंग कनेक्शन पूरे नहीं हो जाते और जांच नहीं हो जाती, तब तक सिस्टम को पावर सप्लाई न करें। वायरिंग केवल एक अनुभवी, योग्य इलेक्ट्रीशियन द्वारा ही की जानी चाहिए। इन उपकरणों को ग्राउंड किया जाना चाहिए। स्प्लिट सिस्टम एयर कंडीशनर डक्टेड यूनिट से अलग तरीके से कार्य करते हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। डक्टेड सिस्टम के विपरीत, वे आमतौर पर केवल एक कमरे के लिए पर्याप्त होते हैं, जिससे पूरे घर के क्लाइमेट कंट्रोल के लिए कई यूनिट्स की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, डक्टेड एयर कंडीशनिंग में सीलिंग में हिडन डक्ट्स के माध्यम से वितरण के साथ एक केंद्रीकृत प्रणाली शामिल होती है, जो केवल विजुअल एयर सप्लाई ग्रिल्स के साथ सौंदर्य अखंडता को बनाए रखती है। प्रोग्राम योग्य ग्रिल्स द्वारा नियंत्रित डक्टेड सिस्टम तेजी से हीटिंग या कूलिंग, लगातार वायु वितरण, सौंदर्य एकीकरण, तापमान नियंत्रण, निरंतर एयर सर्कुलेशन, फाटिग रिडक्शन और आर्द्रता प्रबंधन जैसे लाभ प्रदान करते हैं। इंस्टॉलेशन। सावधानी, अनपैकिंग के दौरान या उसके बाद यूनिट को हिलाते समय उसके हुक को पकड़कर उठाना सुनिश्चित करें। अन्य भागों, विशेष रूप से रेफ्रिजरेंट पाइपिंग, ड्रेन पाइपिंग और फ्लैंज पार्ट्स पर कोई दबाव न डालें। सस्पेंशन बोल्ट स्थापित करना। स्थापित करने के लिए छत पर वांछित स्थानों को चिन्हित करें। चिन्हित स्थानों पर छेद करें और बोल्ट एंकर डालें। मौजूदा छत के लिए होल इन एंकर या संकन इंसेट का उपयोग करें। सुनिश्चित करें कि छत यूनिट के वजन को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत है और प्रत्येक सस्पेंशन बोल्ट की मजबूती का परीक्षण करें। यदि आवश्यक हो तो छत के फ्रेम को प्रबलित करें। इंडोर यूनिट को लटकाने के लिए जगह बनाने के लिए प्रत्येक सस्पेंशन बोल्ट पर डबल नट स्क्रू करें। इंडोर यूनिट को डबल नट के बीच सस्पेंशन बोल्ट पर लटकाएं, फिर नट को स्क्रू करके सुरक्षित करें। चारों तरफ एक लेवल व्हील का उपयोग करके यूनिट के लेवल को एडजस्ट करें। ड्रेन पाइप इंस्टॉल करने के लिए ड्रेन होज कनेक्शन पोर्ट का कवर हटा दें। फ्लेक्सिबल होज को ड्रेन होज पोर्ट में डालें और इसे पाइप क्लैंप के साथ इंडोर यूनिट में सुरक्षित करें। पीवीसी वाटर पाइप में फ्लेक्सिबल होज को पीवीसी एडहेसिव से सुरक्षित करें और ड्रेन होज को इंसुलेशन सामग्री से लपेटें। बिना ड्रेन पंप वाली यूनिट्स के लिए 1/100 या अधिक की ढलान के साथ एक क्षैतिज ड्रेन पाइप स्थापित करें और इसे 1.0 अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर की दूरी पर हैंगर के साथ फिक्स करें। बदबू को रोकने और पानी का प्रवाह नीचे की ओर सुनिश्चित करने के लिए अंत में एक यू ट्रैप स्थापित करें। ड्रेन पंप वाली यूनिट्स के लिए ड्रेन पाइप को फ्लेक्सिबल होज से 200 मिलीमीटर के भीतर इंस्टॉल करें। फिर समान ढलान के साथ एक क्षैतिज ड्रेन पाइप इंस्टॉल करें और इसे 1.0 अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर की दूरी पर हैंगर के साथ फिक्स करें। सुनिश्चित करें कि इंडोर यूनिट में पानी के प्रवाह को रोकने के लिए फ्लेक्सिबल होज को ऊपर की तरफ नहीं लगाया गया है। उचित कामकाज और कोई रिसाव न हो ये सुनिश्चित करने के लिए जल निकासी परीक्षण करें। डक्ट स्थापित करने के लिए कनेक्टिंग डक्ट को सीधे इंडोर यूनिट पर लोड करने के बजाय इंस्टॉल करने के लिए हैंगर रोड का उपयोग करें। कंपन को रोकने के लिए गैर ज्वलनशील कैनवास टाई इन का उपयोग करें। 12,000 शीतलन क्षमता से कम डक्टेड सिस्टम्स के लिए अधिकतम स्वीकार्य डिस्चार्ज डक्ट की लंबाई 1 मीटर से कम होती है। यदि बाहरी प्रतिरोध बहुत अधिक है तो फैन की स्पीड को तदनुसार समायोजित करने के लिए किसी योग्य इंजीनियर से परामर्श लें। डक्ट और इनटेक आउटलेट फ्लैंज संलग्न करें, उन्हें स्क्रू के साथ मुख्य यूनिट से जोड़ें और हवा के रिसाव को रोकने के लिए कनेक्शन एरिया को एल्यूमिनियम टेप से लपेटें। सुनिश्चित करें कि इष्टतम प्रदर्शन के लिए एयर इनलेट और आउटलेट पर्याप्त रूप से अलग हों। डक्ट के इनटेक साइड में एक एयर फिल्टर लगाएं और कंडेंसेशन को रोकने के लिए डक्ट को इंसुलेट करें। उचित डक्ट आकार का चयन करने के लिए फैन परफॉर्मेंस कर्व का संदर्भ लें। एयर वेंटिलेशन की दिशा बदलना। ध्यान दें, स्टैंडर्ड यूनिट्स के लिए एयर इनटेक पीछे की ओर से होता है। नीचे दी गई इस प्रक्रिया का पालन करके एयर इनटेक की दिशा को साइड पर पीछे की ओर से नीचे की ओर संशोधित किया जा सकता है। फ्लैंज से एयर फिल्टर निकालें जो 2 स्थानों पर स्थित है। इसके बाद पीछे से फ्लैंज हटा दें, जिसके बाद वेंटिलेशन पैनल को नीचे से हटा दें। चित्र में दर्शाए अनुसार निर्दिष्ट क्षेत्र पर सील स्पंज लगाएं। फिर
पहले हटाए गए फ्लैंज को नीचे से दोबारा जोड़ें और वेंटिलेशन पैनल को पीछे की तरफ वापस लगाएं। आरेख के निर्देशों के अनुसार फ्लैंज पर एयर फिल्टर को फिक्स करें। फ्रेश एयर डक्ट स्थापित करना। सभी इंडोर यूनिट्स में फ्रेश एयर पाइप से जुड़ने के लिए होल रिजर्व रखें। होल साइज इस प्रकार है। टास्क 2, आउटडोर यूनिट, चित्र 2। आउटडोर यूनिट को लगाने के स्थान का चयन करना। आउटडोर यूनिट को ऐसे स्थान पर रखें जहां ये बारिश और सीधी धूप से सुरक्षित रहे। सुनिश्चित करें कि इसमें पर्याप्त वेंटिलेशन है और एयर इनलेट और आउटलेट के पास कोई बाधा नहीं है। ऐसे स्थानों से बचें जो परिचालन शोर या कंपन बढ़ाते हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहां से निकलने वाले पानी के साथ जल निकासी की कोई समस्या न हो। सुनिश्चित करें कि चुना गया स्थान आउटडोर यूनिट के वजन का सपोर्ट कर सकता है। निर्दिष्ट के अनुसार पर्याप्त क्लीयरेंसेस प्रदान करें। सुनिश्चित करें कि इंडोर और आउटडोर यूनिट्स के बीच की दूरी स्वीकार्य सीमा के भीतर हो। बर्फीले क्षेत्रों में उन क्षेत्रों से बचें जहां यूनिट बर्फ से ढक सकती है। बर्फ के संचय और अवरुद्ध एयर इंटैक को रोकने के लिए फील्ड सप्लाइड आइस या स्टैंड और विंड बैफल स्थापित करने पर विचार करें। हवा वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा के लिए विंड बैफल का उपयोग करने पर विचार करें। आउटडोर यूनिट के लिए निर्दिष्ट माउंटिंग डायमेंशंस का पालन करें। आउटडोर यूनिट माउंटिंग डायमेंशन, आवश्यक स्थान और आउटडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन से पहले असामान्य ध्वनियों को रोकने के लिए आधार की मजबूती और समतलता की जांच करें। ढहने से बचाने के लिए आधार को एंकर बोल्ट M10 से सुरक्षित रूप से फिक्स करें। आउटडोर यूनिट की बॉटम प्लेट के संपर्क में फिक्सिंग लैग की बॉटम सरफेस को सीधे सहारा देने के लिए फाउंडेशन और वाइब्रेशन प्रूफ रबर का उपयोग करें। आउटडोर यूनिट के लिए ड्रेन पाइप की इंस्टॉलेशन। ड्रेन आउटलेट को एक एक्सटेंशन ड्रेन होल से कनेक्ट करें। गैस्केट को ड्रेन आउटलेट पर रखें। सुरक्षित असेंबली के लिए 90 डिग्री घुमाते हुए ड्रेन आउटलेट को आउटडोर यूनिट के बेस पैन होल में डालें। पाइपिंग और वायरिंग का कार्य पूरा करें। रिसाव परीक्षण करें, फिर उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए यूनिट चालू करें। फाइनल परफॉर्मेंस की जांच। रिमोट कंट्रोलर या मैनुअल बटन का उपयोग करके एयर कंडीशनिंग को कूलिंग मोड में चालू करें और इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट्स की परिचालन स्थिति का आकलन करें। तदनुसार उत्पन्न होने वाली किसी भी समस्या का समाधान करें। आउटडोर यूनिट ऑपरेशन के दौरान कंपन या असामान्य शोर को सुनें। मूल्यांकन करें कि क्या एयर कंडीशनर से निकलने वाली हवा, शोर या कंडेंसेशन के कारण पड़ोस में कोई समस्या आ रही है। रेफ्रिजरेंट रिसाव के किसी भी लक्षण को देखें। इस अभ्यास के अंत पर आ गए हैं। आइए इस मॉड्यूल में हमने जो सीखा है उसको दोहराएं। हमने सीखा है मोटर, कैपेसिटर और वायरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जांच करना, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे पीसीबी बोर्ड का परीक्षण करना, बोर्ड में शामिल सभी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जांच करना और अनुशंसित तार की लंबाई और आकार जानना, डक्टेबल स्प्लिट एसी की इंडोर और आउटडोर यूनिट और डक्ट स्थापित करना और इसके परफॉर्मेंस की जांच करना। इस प्रकार हमने डक्टेबल स्प्लिट एसी यूनिट्स और डक्ट को स्थापित करना सीख लिया है। इस अभ्यास को अपने इंस्ट्रक्टर की सहायता से करें। आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।